योर मनी में आज हमारा फोकस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पर है। जी हाँ, इस साल के पहले 8 महीने में 25 लाख नए निवेशक जो हैं वो म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे में आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ निवेश कर सकते हैं या किस तरह का निवेश आपको करना चाहिए, तो योर मनी आज करेगा आपकी मदद। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और आज अगर हम देखें योर मनी में खास होगा कहां से करें निवेश की शुरुआत, पहली बार निवेश करने वालों के लिए कौन से फंड है बेहतर, बैलेंस फंड में निवेश के फायदे, पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड रखने के नुकसान। और आज हमारे साथ शो पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर किरण तेलंग। किरण, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक रिपोर्ट की जिसके मुताबिक हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड में जो नए निवेशक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 25 लाख नए निवेशक जुड़े हैं। साफ तौर से अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, एफडी की बात करें या जिन लोगों ने एलआईसी में निवेश कर रखा है, उनकी तुलना में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन इस आंकड़े को अगर हम देखें तो इसकी काफी अहमियत है। साल के पहले 8 महीने में ही इतना इजाफा हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं लोगों को म्यूचुअल फंड की अब समझ आ रही है, कैसे ये कामकाज करते हैं, कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। इसको लेकर लोगों में जो है अब थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है। क्या कहना है आपका इन आंकड़ों को देखकर? देखिए, आंकड़े दो तरह से हमको देखने चाहिए। एक तो जो है फोलियो नंबर्स में बढ़ावा हुआ है और दूसरे जो नए निवेशक आए हैं, तो नए निवेशकों का आना ज्यादा जरूरी है। फोलियो नंबर इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक व्यक्ति के साथ 8-10 फोलियो जुड़े हो सकते हैं, जबकि एक नया निवेशक जो अंदर आता है तो हम उस निवेशक को एक नए तरीके का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि इतने नए निवेशक जुड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि काफी जगह आजकल एडवर्टाइजमेंट्स आप देखेंगे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं सिप के बारे में। तो लोग जानते हैं सिप कोई चीज होती है जहां पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को अभी तक पता नहीं है। बट अपनी तरफ से फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी काफी कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को जानकारी दें इस बारे में। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है उनके पास। तो इस वजह से मेरे ख्याल से लोग धीरे धीरे इसकी तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर योर मनी भी लगातार फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हमारे दर्शकों को निवेश की तमाम जानकारियां देता है। और जिस लिहाज से हम देखते हैं कि हमें लोग सवाल पूछते हैं, ये बात समझ में आती है कि लोगों को अब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की समझ तो आ रही है। लेकिन जो नए निवेशक है, अब जैसे कि आंकड़े में भी हमने देखा है कि नए निवेशक बढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि और बढ़ेंगे। लेकिन आज योर मनी का फोकस भी नए निवेशकों पर ही है। नए साल में अगर कोई निवेश की शुरुआत करना चाहता है तो पहला कदम क्या होगा, किस तरह के अप्रोच, किस तरह के फंड्स की अप्रोच उन्हें अपनानी चाहिए? देखिए, जो फंड सिलेक्शन की बात आती है, ये मेरे हिसाब से पहला कदम नहीं होना चाहिए। पहले जब कोई नया निवेशक निवेश की बात करता है, जहां तक हम आज तक देखते आ रहे हैं, नौकरी लगते ही पहले इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है, कुछ फिक्स डिपॉजिट बनाए जाते हैं। तो अब हम नए तरीके से जब म्यूचुअल फंड की ओर देखते हैं तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि वो किस चीज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कोई चीज है, जैसे उनको 2 साल में कहीं कुछ खरीदना है, घर का डाउन पेमेंट करना है या गाड़ी लेनी है, तो उस हिसाब से अगर 2 साल के लिए आप कर रहे हैं और आप इक्विटी में सिप करना शुरू कर दें तो ये बहुत गलत नजरिया हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली तो एक जहन में ये ख्याल रहता है कि टैक्स बचाना है और जितना भी निवेश होता है वो टैक्स बचाने के चक्कर में हो जाता है। फिर चाहे वो आप एलआईसी खरीद लो या आप पीपीएफ अकाउंट खोल लो। अमूमन हम देखते हैं कि पहला निवेश पीपीएफ अकाउंट खोलने में ही होता है लोगों का। लेकिन उसके अलावा भी ये पहचानना बहुत जरूरी है कि इसके अलावा, यानी टैक्स बचाने के अलावा भी कई सारे लक्ष्य होते हैं, आर्थिक लक्ष्य होते हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है। और ऐसे में काम आता है म्यूचुअल फंड। अगर आपको अपने गोल के बारे में जानकारी हो तो आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत आपकी होनी चाहिए गोल से। जैसे मैंने कहा, अगर 2 साल का गोल है तो अलग तरह के फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। और लंबे टर्म का जैसे है कि बच्चों की पढ़ाई हुई या अपने रिटायरमेंट के लिए आप सेव करें। हालांकि किसी 25 साल के व्यक्ति को हम कहें कि आप रिटायरमेंट की बात सोचें तो उनके लिए बहुत लंबी बात हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए सोचना। लेकिन हम जैसे पीपीएफ की बात आप कर रही हैं, तो पीपीएफ जो है टैक्स सेविंग के हिसाब से करते हैं। हालांकि वो भी 15 वर्ष का प्रोडक्ट है। तो आप उस तरह से अगर म्यूचुअल फंड के लिए सोचें, ईएलएसएस के बारे में सोचें, तो 15 साल ईएलएसएस के लिए बहुत बढ़िया चीज है। हालांकि आपका लॉकिंग पीरियड सिर्फ उसमें 3 साल होता है, बट अगर आप उसको पीपीएफ की तरह 15 साल रखें तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है उसमें। तो मेरे हिसाब से पहले गोल सेट करना चाहिए, अपने रिस्क प्रोफाइल को देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। अगर मार्केट गिर जाए और कल को आपकी नींदें उड़ जाए कि भाई मेरा पैसा
घट गया है तो आपके लिए फिर शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ आपने काफी अहम पॉइंट छेड़ी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम जब ऐड देखते हैं तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ही काम करता है और यहाँ पे निवेश करेंगे और अगर बाजार गिर गया तो हमारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे, हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए आप कीजिए, क्योंकि ये सेफेस्ट रास्ता है, सबसे सुरक्षित रास्ता है शेयर बाजार में निवेश करने का। देखिए, म्यूचुअल फंड भी अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो शेयर मार्केट की जो उतार चढ़ाव है उससे इफेक्ट होगा ही इस पर, लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। एक म्यूचुअल फंड्स स्कीम में 50 से 70 कंपनियां होती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी कंपनियां एक साथ खराब परफॉर्म करें। तो अगर आप स्टॉक लेने जाएं और एक किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदें तो ऐसा हो सकता है उसमें कि आपको उस एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। बिल्कुल, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने आज लगाए पैसे और कल आप निकाल लीजिए। बिल्कुल। आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना होगा, लगभग 5 साल तो मिनिमम आपको रखना होगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि हमें फायदा हुआ है। जी, तो कम से कम इक्विटी म्यूचुअल फंड की जहां बात सोचें तो कम से कम 5 साल का नजरिया रख के चलें, और जितना लंबा आपका नजरिया होगा 10, 15, 20 साल के हिसाब से आप अगर सोचें तो ये बहुत अच्छा एरिया है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो स्टॉक्स में डायरेक्ट जाने के बदले मेरे हिसाब से 95% इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा बढ़िया तरीका रहेगा इन्वेस्ट करने का। हालांकि लोग स्टॉक्स में भी करते हैं, बट उसमें आपको काफी मतलब ध्यान रखना पड़ता है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से 95% ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं किरण जी, तो साफ तौर से हमें महंगाई को भी यहाँ पर देखना होगा। अब मैं अगर एक नया निवेशक हूँ, पहली बार मैं निवेश करने का मन बना रही हूँ, तो ऐसे में कैलकुलेशंस मैं कैसे करूँ? एक तो मुझे अपना गोल डिसाइड करना होगा। अब उस गोल के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जितने भी साल के बाद वो लक्ष्य पूरा होगा, मैं महंगाई को कैसे काउंटर करूँ? देखिए, ये दो चीजें आपने जो एक महंगाई वाली बात की और दूसरा हो टैक्सेशन की बात होती है। तो ये जो इन्फ्लेशन और टैक्सेशन है, ये दो चीजें होती हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कम करती हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ देखें तो ये इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न देता है। और इसके अलावा टैक्सेशन में भी फिलहाल इसमें 1 वर्ष तक आप अगर अपने म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं तो 1 वर्ष के बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये दोनों तरीके से आपको बचाता है जो आपके रिटर्न्स घटने की शक्यता है उससे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। तो लोगों को अपने गोल, जैसे अब समझिए कि 8-10 साल में बच्चे की पढ़ाई है, कॉलेज भेजना है, तो आज अगर पढ़ाई के लिए 1 लाख लग रहा है तो हो सकता है 15 साल बाद वही अमाउंट आपकी जाके 20-25 लाख बन जाए। तो आप वो 20-25 लाख कैसे जुटाएंगे जब इन्फ्लेशन की रेट 10% है और आप किसी एफडी जैसे प्रोडक्ट में जहां पैसा लगा रहे हैं, जहां पे रेट ऑफ रिटर्न आपका सिर्फ 7 या 8% बनता है, तो आप कभी भी उतना पैसा नहीं जोड़ पाएंगे फिक्स डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट से। तो उस तरह पे आपको म्यूचुअल फंड इक्विटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, डेट में एक्सपोजर ले सकते हैं, साथ ही सोने में भी, क्योंकि सोना हम सबको बहुत प्रिय है। तो फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी कर सकते हैं। हालांकि अभी ऑप्शन आपके पास गोल्ड बॉन्ड का भी है, लेकिन सोने में अगर आप चाहते हैं एक्सपोजर तो म्यूचुअल फंड के जरिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये तीनों प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में अवेलेबल हैं और कॉम्बिनेशंस भी इसके अवेलेबल हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर इक्विटी फंड लें। आपके पास ऐसे भी फंड्स हैं आज मार्केट में जो तीनों चीज में इन्वेस्ट करते हैं, डेट, इक्विटी और गोल्ड। और ये जो फंड हाउस है वो अपने नजरिए से उसमें जो परसेंटेज है उसको घटाता बढ़ाता रहता है। उनके जो जिस फंड का उनको लगता है कि मतलब गोल्ड अगर बढ़ने की इसमें है तो गोल्ड में अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तरफ से भी इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। क्लियरली, तो यहाँ पर हम आपको कुछ बैलेंस फंड्स भी बता रहे हैं जिनका प्रदर्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। 5 साल में आप देखिए इन्होंने बेहतरीन रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो इन फंड्स को चुन सकते हैं। ICICI प्रू बैलेंस फंड, SBI मैग्नम बैलेंस फंड, L&T इंडिया प्रूडेंस फंड, HDFC बैलेंस फंड, टाटा बैलेंस फंड और फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस फंड। यहाँ पर बैलेंस फंड की इसलिए आपको हम अप्रोच दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। जी, देखिए, जब हम एसेट एलोकेशन बनाते हैं, एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? आप सभी जो आपके पैसे हैं इन्वेस्टमेंट वाले, वो एक तरह के एसेट में ना लगाएं, थोड़ा इक्विटी रखें, थोड़ा डेट रखें। तो जहां तक हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास PPF होता है, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट होते हैं, कंपनी का प्रोविडेंट फंड होता है, तो ये सारे डेट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब हम एसेट एलोकेशन की गिनती करते हैं तो आप इन सबको भी ध्यान में रखिए। तो अगर आपका 50% निवेश वाला जो पैसा है वो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स में लगा हुआ है तो आप प्योर इक्विटी फंड देख सकते हैं। अगर आपके पास EPF यानी प्रोविडेंट फंड नहीं है कंपनी का, आपका PPF अकाउंट भी नहीं है,
तो आप हो सकता है ये बैलेंस फंड की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज इसमें इनबिल्ट एसेट एलोकेशन है। तो क्लियरली अगर आप एक नए निवेशक हैं, किन फंड्स में आपको पैसे लगाने चाहिए वो उसकी चॉइस हमने आपको दे दिया है, यहाँ पर दे दी है, आपको समझा दिया है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में निवेश कर सकते हैं। लंबा नजरिया रखिए, अपने लक्ष्यों को पहचानिए, निर्धारित कीजिए अपने लक्ष्यों को, कितने पैसे आपको लगेंगे अपने गोल के लिए, ये भी आपको काउंट करना होगा, गिनना होगा और कैलकुलेट करना होगा महंगाई को। उसके बाद ही अपने लक्ष्य को आप डिसाइड कर सकते हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहें। योर मनी में अब देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब और पहले दर्शक फोन लाइन पर दुबई से हैं अरुण श्याम। नमस्कार अरुण, बताएं कैसे हैं आप, क्या करते हैं दुबई में? अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है यहाँ पर लाइन कट गई है, लेकिन हम ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका सवाल हमारे पास है और इन्होंने बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है किरण, जहाँ पे मैं देख सकती हूँ। मैं तमाम फंड्स के नाम नहीं गिनूंगी क्योंकि यहाँ पर शो खत्म हो जाएगा, शायद इतने सारे फंड्स इन्होंने शामिल किए हैं। लमसम निवेश भी किया है और हालांकि जिन फंड्स में SIP है वो बता देती हूँ मैं आपको। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, कोटक सिलेक्ट फोकस फंड, DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप, सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और टाटा इक्विटी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में SIP के लिए जोड़ा है। लमसम के लिए भी इनके पास काफी सारे फंड हैं और अरुण श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। अरुण, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल हमने योर मनी में लिया है और मुझे ये बताइए कि आपने जो लमसम निवेश किया है, ये जो पोर्टफोलियो आपने पूरा बनाया है, क्या खुद रिसर्च करके बनाया या किसी फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ली है? मैडम ये मोस्टली बेसिकली CNBC आवाज देख के और मैंने बाकी मनी कंट्रोल पे देख के बनाया है। आपने बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है। आपका लक्ष्य क्या है अरुण, जिसके लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? मैडम बेसिकली मेरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मे बी 10 to 15 ईयर एंड आई डोंट नीड एनी फंड फॉर टाइम बिंग। तो लेकिन 10 से 15 साल के लिए अरुण आप जो निवेश करना चाहते हैं, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है आपका 10 से 15 साल के बाद? रिटायरमेंट? रिटायरमेंट मैडम अराउंड 2 CR। ओके, उसके अलावा? उसके अलावा बस बाकी रिटायरमेंट, आई हैव सम FDs आल्सो, फिक्स्ड डिपॉजिट भी है मेरे पास। इसके अलावा आपके पास FD भी है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपने CNBC आवाज देखकर, मनी कंट्रोल देखकर ये सारे फंड्स जोड़े हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं अपने शो में और सब जगह कि ओवर डिवर्सिफिकेशन भी अच्छा नहीं है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में हम क्लियरली देख सकते हैं। अरुण, आपने फंड्स बहुत अच्छे चुने हैं। मैं बात कर रही थी हमारी फाइनेंशियल प्लानर से, किरण तेलंग से, उनका ये कहना है कि फंड्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल अरुण जी, ये जैसे कविता बता रही हैं, आपके फंड्स हमने देखे, आपने जिनमें इन्वेस्ट किया, फंड्स अपने तरह से बिल्कुल सही हैं, आपने काफ़ी अच्छे फंड्स चुने हैं। बट ये जो आपने 15 स्कीम्स चुनी हैं आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें टोटल 470 इंडिविजुअल होल्डिंग्स हैं। तो आप अगर देखें आपके टॉप 10% जो होल्डिंग्स हैं, अगर आप पूरा अपना पोर्टफोलियो ध्यान से देखें तो टॉप 10% में सिर्फ 13% आपका पैसा लगा हुआ है और बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 1% से भी नीचे हैं। तो इसमें होगा क्या कि जब बेनिफिट लेने की बारी आएगी तो वो 470 में से कोई एक चीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी तो वो आपको उसका बेनिफिट बहुत कम मिलेगा, बिकॉज आपकी होल्डिंग उसमें 1% है। तो मेरे हिसाब से ये सेम टाइप का रिटर्न, इतना बढ़िया रिटर्न आपको जो इस स्कीम से, इस पोर्टफोलियो से मिल रहा है, वो आप 3-4 फंड्स में लगा के भी बना सकते हैं। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताइए, आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखी है अरुण, ये कितने साल से की हुई है? 15 फंड्स है लमसम वाले, तो कब से ये इन्वेस्टमेंट है इसमें? मैडम मैंने अराउंड सितंबर 16 से किया है। अभी हाल ही में? जी जी जी, हाल ही में आपने इतने सारे लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिए? जी मैडम। अच्छा, तो अब अगर इन्हें हम निकलने की भी सलाह देंगे तब भी बहुत शॉर्ट पीरियड है। जी, अभी तो अगर ये निकालेंगे तो इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा, तो 1 साल तो आपको कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करिए अपने फंड्स को। इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, आप मेरे ख्याल से 4 फंड्स होल्ड करें तो काफी होगा। तो यहाँ पर लमसम के लिए आप क्या सलाह देंगे? SIP वाले फंड्स पे हम बाद में आते हैं। देखिए, लमसम और SIP के लिए अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेम फंड्स में लमसम डाल सकते हैं, उसी में SIP बढ़ा सकते हैं। 1 साल बाद ये शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो कर सकते हैं। कौन सा रखने की सलाह देंगी 1 साल के बाद? देखिए, मैं स्पेसिफिक फंड्स पे तो नहीं कमेंट करना चाहूंगी, बट जनरली आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के फंड्स रखिए। एक लार्ज कैप रखिए, एक मिड कैप, एक माइक्रो कैप और एक मल्टी कैप। तो ये आपको सब तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स का फायदा देगा। तो मेरे हिसाब से 4 फंड्स में आपका बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बन सकता है।
तो आप लमसम भी इसी में डालिए और उसी में SIP भी चलाइए, तो कोई हर्ज नहीं। फिलहाल के जो SIP वाले फंड्स हैं इनके पास लगभग 6 फंड्स हैं, तो इसी में ही अपने लमसम को शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो फंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फंड्स इन्होंने चुने हैं सारे अच्छे फंड्स चुने हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो इसी में अपना लमसम शिफ्ट कर दें। चलिए, तो अरुण जी, गुड न्यूज तो ये है कि फंड सारे अच्छे हैं, बैड न्यूज ये है कि बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर आपको करना ये है, अभी 1 साल तक तो बने रहिए अपने लमसम निवेश में, अपनी SIP को भी आप बरकरार रखिए। आपको 1 साल बाद जिन फंड्स में SIP है ना, उन्हीं फंड्स में अपने लमसम निवेश को भी शिफ्ट कर देना है। आपको बस इतना काम करना होगा, निवेश को आप बनाए रखें। और कोई सवाल है आपका? नहीं मैम, थैंक यू। और मैम एक NPS के बारे में आइडिया है, कुछ मिल सकता है? NPS में आपको निवेश करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं रिटायरमेंट के गोल के लिहाज से, लेकिन इतने निवेश के बाद क्या जरूरी है NPS में निवेश करना? देखिए, ये अभी बिल्कुल ऑफ हैंड बताना मुश्किल है, क्योंकि उनके बाकी जो पोर्टफोलियो वो हमको पता नहीं। इन्होंने कहा है FDs भी हैं इनके पास, बिल्कुल, और इनका जो 2 करोड़ का गोल है प्लस टैक्सेशन देखना पड़ेगा, तो ऑफ हैंड ये बताना मुश्किल है कि NPS करें। इस सवाल के जवाब के लिए अपना पूरा पोर्टफोलियो आप हमें वापस से ईमेल कीजिए और बताइए हमें कि आपकी ईयरली इनकम क्या है और उसके अलावा आपकी क्या क्या एसेट्स है, ताकि हम आपको एक प्रॉपर रिटायरमेंट गोल को कैसे अचीव करना है उसका एक रोड मैप दे सके। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और कुश वर्मा का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल इन्होंने भेजा है और इन्होंने जो निवेश किया है आपको बता दें किन फंड्स में है। HDFC टॉप 200 में निवेश किया है, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी में, HDFC टैक्स सेवर में और साथ ही HDFC मिड कैप फंड में इनका निवेश है। पूछ रहे हैं L&T वैल्यू फंड कैसा है निवेश करने के लिहाज से। 4 फंड्स तो ऑलरेडी हैं और किरण, जैसा कि हम पहले दर्शक को भी बता रहे थे कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं करना है। इनके 2 सवाल हैं, लेकिन पहले इनका पोर्टफोलियो देखकर सीधी बात आपको समझ में आएगी कि एक ही फंड हाउस में इनका निवेश ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये जहां तक डाइवर्सिफिकेशन, दोनों चीज इसमें हो रही है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से 5 फंड ये लेने की सोच रहे हैं, 4 ऑलरेडी हैं इनके पास और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें 3 एक ही फंड हाउस के हैं। बिल्कुल, तो जब आप अलग तरीके के फंड्स ले रहे हैं तो आप फंड हाउस में भी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, बिकॉज प्रोसेसेस अलग होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। तो एक ही फंड हाउस में अलग अलग तरह के स्कीम्स लेने का कोई पॉइंट नहीं है। एग्जैक्टली और फिलहाल इनको तब्दीलियां तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है फंड सिलेक्शन में ही। दर्शकों को समझ में नहीं आता कि वो फंड कैसे सिलेक्ट करें और क्यों एक ही AMC के तमाम फंड्स में ये नहीं जाएं, कैसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करें। इसके लिए क्या रूल बुक होगी? सिंपल सा एक रूल है कि आप एक 4 फंड का पोर्टफोलियो बना लें। अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कहूँ तो जैसे मैंने पहले दर्शक को जो कहा कि आप 4 फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक माइक्रो कैप और एक मल्टी कैप। ये 4 फंड्स कर लीजिए। अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर डिपेंड करते हुए आप इन चारों में अपना जो आप समझिए 100 रुपया लगा रहे हैं, तो 100 रुपए को आप किस तरह से इसमें डिवाइड करेंगे। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहें तो लार्ज कैप में आप ज्यादा डालें, और अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहें तो मिड कैप और माइक्रो कैप में बढ़ा लें अपना, और मल्टी कैप को एक मेन फोकस रखें अपना। तो इस तरह से आपको सारा फ्लेवर मिल जाता है मार्केट का और आपके डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही फंड हाउस के फंड सिलेक्ट करें, आप 4 अलग फंड हाउस के फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक फंड हाउस जो होता है उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का लार्ज कैप में है, किसी का माइक्रो कैप में है, किसी का मिड कैप में है। तो आप उन फंड हाउसेस को सिलेक्ट करें जो इन एरियाज में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उस तरह से आप अपना एक छोटा पोर्टफोलियो जो बहुत इफेक्टिव हो वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली कुछ को L&T वैल्यू फंड तो जोड़ना नहीं चाहिए। इनके पास 2 लार्ज कैप और एक मिड कैप फंड तो ऑलरेडी है, एक ही फंड हाउस का तो है, लेकिन हाँ, तो हो सकता है वो फिर अगर चेंज करना चाहें तो एक इनमें से कोई शिफ्ट कर दें, जैसे उनका टैक्स सेवर फंड जो है वो किसी और में जब मैच्योर हो जाए तो किसी और में शिफ्ट कर दें। ओके, तो उस तरह से ये अपना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो एक और फंड ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ क्लियरली आप अगर सुन सकते हैं हमें, तो आपको अपना एक और फंड पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो फिलहाल आपके पास फंड्स हैं उसमें से आप चाहें तो HDFC टैक्स सेवर फंड को एक बार वो मैच्योर हो जाए तो आप बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पोर्टफोलियो को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर निवेश बढ़ाने का भी मन है तो अभी फिलहाल इसी में ही बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए किरण। इसी के साथ योर मनी पर अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड या म्यूचुअल फंड, इनमें से किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ है तो आप ट्वीट कर सकते हैं आज का बता TH पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और साथ ही अपने ईमेल भी कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। साथ ही फेसबुक पर भी आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भेजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।